हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन की मेजरमेंट, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के रेट को और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि 3 तरह की रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो रेट हमेशा किसका निकाला जाता है? मॉडरेट रिएक्शन का, क्योंकि फास्ट रिएक्शन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, है ना। सेकेंड के फ्रैक्शन में क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन जो होती है, जैसे कि हम कहें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर स्लो रिएक्शन जो ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, क्योंकि इनको कंप्लीट होने में कुछ डेज, मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये स्लो रिएक्शंस है, तो इनका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, हाँ बहुत लंबा समय लगता है। तो मॉडरेट रिएक्शन जो कुछ सेकंड या कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाती है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर हमने रिएक्शन के रेट के बारे में बात की थी। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यही क्या है? रेट। अच्छा, अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ थी, a थी, और प्रोडक्ट कितना था? 0 था, क्योंकि अभी तो टाइम 0 है, यानी कि रिएक्शन अभी शुरू हुई नहीं है, तो रिएक्टेंट रहेगा पूरा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जैसे ही टाइम क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी कि रिएक्शन हो गई कंप्लीट, तो रिएक्टेंट हो गया 0 और प्रोडक्ट क्या हो गया? a हो गया। यानी कि यहाँ से क्या समझ आता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हमने रेट, 2 तरह के रेट पढ़े थे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए लिया जाता है ये नेगेटिव में और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में। क्यों? ग्राफ से हमने समझ लिया। ठीक है, देखो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव में आएगा, है ना। तो नेगेटिव में आएगा तो रेट तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि जो रेट जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा सी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। प्रोडक्ट के लिए तो हम सेम यूज करेंगे, ऐसा यूज नहीं करेंगे, यानी कि डिफरेंट यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, चलो, फिर बाकी इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात हो गई थी। फिर हमने 2 रेट यहाँ पर और पढ़े, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो दोनों में क्या है? देखो, वही है दोनों में भी जो हमने अभी डिस्कस किया, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। तो जो डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये डिफाइन किया जाता है रिएक्टेंट के लिए, और रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें हम तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। वही अपीयरेंस की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, रिएक्शन का रेट देख लिया था कि रिएक्शन का रेट कैसे निकालना है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन देख ली थी, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ पर सॉल्व, गैसियस सब्सटेंस के लिए देख लिया था, प्रेशर के टर्म में लिख लिया था कि रेट कैसे लिखेंगे। एक तो नॉर्मल रेट हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, और प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बात हो गई थी। इस तरीके यूनिट भी हमने देख ली थी कि कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम यूनिट देखें तो क्या है? मोल लीटर पर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसे कह सकते हैं। और अगर प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया था। फिर कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात हो गई थी। फिर हमने बात की बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। फिर ऐसे ही
हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है बच्चों, रेट at a given temperature is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। ठीक है, सिंपल। तो रेट हम कैसे लिखेंगे किसी भी रिएक्शन का? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये होते हैं ना जो ये जो नंबर्स है, ये क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कहाँ पर? क्लास 11th में पढ़ लिया था। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात की। ठीक है, वो सब आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया रेट कैसे निकालेंगे। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे कांस्टेंट, जो कि है रेट कांस्टेंट। फिर रेट लॉ को हमने देख लिया था कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अगर रिएक्शन हमारे पास एलिमेंट्री है तब तो डायरेक्टली हम रेट लॉ लिख सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता रेट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना। फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी जितने रिएक्टिव स्पीसीज हैं वही क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगी। किस लिए? क्योंकि ये होता है कोलिजन थ्योरी की वजह से। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन इतना ज्यादा थोड़ी ना हो पाएगा, इस वजह से। फिर हमने बात की थी ऑर्डर के बारे में। अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? पावर का जो सम है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उनके जो रेज टू द पावर है, वो जो उसका जो सम है वही क्या होता है? हमारा ऑर्डर। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमने एक रिएक्शन भी लिखी थी जिसका हमने ऑर्डर फाइंड किया था। ठीक है, फिर ऑर्डर के बारे में भी काफी बातें हमने डिस्कस की थी। चलो, तो हाँ ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में जो स्टेप, स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसका रेट हम निकालेंगे रेट लॉ की मदद से। ऑर्डर भी हम रिएक्शन का फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था जहां पर हमें ऑर्डर फाइंड करना था। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, रेट फाइंड कर लिया था। रेट और ऑर्डर दोनों चीजें फाइंड कर ली थी। तो ये था वो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट जो हमें आज पढ़ना है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया था। अब बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने ये रिएक्शन लिख ली थी, देख ली थी, है ना। हमने NO2 कंसंट्रेशन दी हुई है, रिएक्शन का रेट दिया हुआ है। कैसे हमें यहाँ पर रेट फाइंड करना है, कैसे हमें ऑर्डर फाइंड करना है, ये बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन के बारे में। बात करते हैं किसके बीच में रिलेशन? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ के बीच में रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक सिंपल से एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? एक एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे, उसके बहुत सारे स्टेप हैं। तो फिर हमें रेट डिटरमाइन करने के लिए 2 स्टेप ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो चल यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब हमें रिलेशन बताना है किसमें? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ। तो अगर हम इसके डिफरेंशियल रेट और रेट लॉ दोनों लिखते हैं, तो चलो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशियल रेट। अगर डिफरेंशियल रेट के बारे में है, इसका डिफरेंशियल रेट कैसे लिखेंगे? -1/n1a by n1 the concentration of A by dt plus is equals to -n/1/n2 the concentration of B
बाय डी टी। वैसे इनके लिए भी लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए किस में लिखेंगे, प्लस में 1/n3 डी concentration of C by dt is equals to plus 1/n4 d by dt। ठीक है, डी की कंसेंट्रेशन बाय। अब अगर रेट लॉ लिखें तो K AN1 N2 है। रेट लॉ ऐसे तो लिखेंगे, तो दोनों तो ऐसे लिख सकते हैं हम। दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो देखो, चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -1/n1 डी कंसेंट्रेशन ऑफ A बाय dt। ये भी रेट है, ये किसके बराबर है, ये है बराबर K N1 डी N2 के बराबर। अब ये N1 अगर इसके साथ चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -dA बाय dt इज इक्वल्स टू K N1। तो ये क्या है बच्चों, ये है Ka। हम क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या है ये, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये भी क्या है, ये भी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, ए का, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सेम, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं के ए यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू KN1। लिख सकते हैं, ठीक है। क्या सेम ऐसा ही हम बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सबके लिए फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी के लिए, क्या हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा बी के लिए भी। तो देखो बी के लिए भी हम सेम लिख सकते हैं। तो बी के लिए हम लिख सकते हैं -1/dy dt इक्वल्स टू के। यहाँ पर भी हम सेम लिख सकते हैं, ये चला जाएगा यहाँ पर हम ओवरऑल बोल सकते हैं के बी इज इक्वल्स टू के एन कह सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट के सी के लिए भी कह सकते हैं KN3, और वैसे ही हम के डी के लिए भी कह सकते हैं KN4। चेक करो क्या आपका यही आंसर आया। तो हम यहाँ पर ये, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, N2K कुछ ऐसा ही तो आना था। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला K of reactant is equals to
stoichiometric coefficient K of reaction। ये आ गया यहाँ से फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का क्या काम है, आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला नोट कर लेना है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये N2 चला गया, यहाँ पर बच गया ये D, कंसेंट्रेशन ऑफ B बाई dt इज इक्वल्स टू, देखो ये N2 यहाँ चला गया तो ये आ गया N2 के, और बाकी तो एज इट इज ही है। ये क्या है यहाँ पर, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसके लिए, रेट कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं के बी, जो क्या है रेट कांस्टेंट। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, ये है के बी। के बी का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ बी। जैसे यहाँ के लिए लिखा था हमने रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, वैसे ही रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सी के लिए भी लिखा होगा। सी के लिए भी, सी कहाँ से आया होगा, ये भी तो ऐसे ही आया होगा, 1/NC डी सी बाय डी टी। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए ना, बल्कि हम किसके लिए लिखेंगे, अपीयरेंस के लिए, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है। इज इक्वल्स टू के AN1 BN2। जो आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे इस तरीके से लिखेंगे, यह जाएगा D C बाई डी टी इज इक्वल्स टू N3 के। ठीक है, तो वैसे आप क्या लिख लोगे, इसके लिए भी लिख लोगे, डी के लिए भी लिख लोगे। ये फॉर्मूला आपको के रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आपको इतना नोट कर लेना है, फिर आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें ये फॉर्मूला हमारे काम आए। नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। हमने कहा था फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 2A प्लस 3B गिव फोर्स, ये रिएक्शन है। ठीक है, जहां पर K1 दिया हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ A, K2 इज रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ B एंड K3 इज रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ C। ठीक है, तो यहाँ पर हमें K1, K2 एंड K3 के बीच में रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें के, फॉर्मूला लिख लेते हैं ना के। अच्छा, फॉर्मूला तो अभी लिख ही लिया होगा आपने। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं के ए के बारे में। के ए क्या है, के ए है बच्चों 2 इंटू के बराबर K1, वैसे ही के बी 3K इज इक्वल्स टू क्या है, ये K2, वैसे ही K3 4K इज इक्वल्स टू K2। तो इसे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2K इज इक्वल्स टू K1। तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू K1 बाई 2। वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, K इज इक्वल्स टू K2 बाई 3। वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, K इज इक्वल्स टू K2 बाई 4। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया K1 बाई 2
K2/3 K3 K3/4। इसको सॉल्व कीजिए आप। तीनों क्या है, बराबर है। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। 6K1 4K1 K2 सॉरी ठीक है। अगर इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें बताना है तो ये क्या है, इन तीनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखना है और लिखना है। वैल्यू सब कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, इजीली आप इसे कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर के बारे में बात। अब देखो, हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन टू द पावर n। ये तो हमें पता है। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट, और n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 है, चलो n की वैल्यू अगर 0 है, या n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो क्या हो, n की वैल्यू अगर 0 है तो ये होगी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू अगर 2 है तो ये होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 3 है तो ये होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर एक यूनिट है जिससे कि हम सारे रिएक्शन, सारे जो ऑर्डर ऑफ अलग अलग ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सबकी हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो वो यूनिट क्या है, वो है मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये है मेन यूनिट। अब आप क्या करो, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो अलग अलग ऑर्डर के लिए, और आप आसानी से क्या कर लोगे, रिएक्शन का ऑर्डर, सॉरी यूनिट क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। जैसे अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, अगर n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, देखो 0 यानी कि 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 ही है, जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, मोल लीटर इनवर्स है क्या, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, तो m भी लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 है ना, n क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। तो केवल यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट n अगर है 2, देखो n अगर 2 है तो 1 माइनस 2 कितनी हो गई, -1, -1 ही तो हो गई। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, इसकी यूनिट भी लिख लोगे, वैसे ही अगर ऑर्डर क्या है थर्ड, इसकी यूनिट भी लिख लोगे। ठीक है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, -2। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल -2, लीटर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि -1 इसमें पहले से ही है।
ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, बाद में क्या रहेगा, सब में सेकंड इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इनको लिखिए और नोट कीजिए। बाकी अगर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, फिफ्थ ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, आप आसानी से उनके यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलो, तो ये आपने लिख ही दिए होंगे बाकी के। ये क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 कितना हो गया, 1। मीटर 1 सेकेंड इनवर्स। तो अगला देखो, मोल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जहां पर रेट जो है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हम कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, तो वो होते हैं हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, इनको डिराइव करना है, कुछ फॉर्मूलाज हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक, क्लियर। फिर हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में हमें केवल जीरो फर्स्ट ही पढ़ना है, सेकंड भी हम पढ़ लेंगे, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, चलो, तो फिलहाल आप इतना ही नोट करो। चलो, तो जैसे हमने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे एच बी आर का फॉर्मेशन है, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr। ये कैसी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो क्या ये कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है? नहीं, ये डिपेंड किस पर कर रही है, प्रेजेंस ऑफ लाइट पर, सनलाइट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।